हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनास क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इंडियन पॉलिटी में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और दोस्तों, अगर आपको आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप जो है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और आप वहां से जो है इस टॉपिक का जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जो है वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब देखिए दोस्तों, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे फ्रेम हुआ है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो है कौन कौन से वर्क किए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो है कितनी टाइप्स की कमेटी थी। अब कमेटीज हमारे पास बेसिकली मेजर कमेटी और माइनर कमेटी होती थी। अब देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक फर्दर टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपको टाइमलाइन का आइडिया होता है तो आपको जो है पूरा टॉपिक समझना जो है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों 1934 में हमारे पास जो एम एन रॉय थे, एम एन रॉय एक पर्सन थे। इन्होंने जो सबसे पहले डिमांड की थी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद जो है 1935 में जो है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है डिमांड कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं इस वाले पॉइंट की। जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया विल बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी ये वाली बात जो है 1939 में जो जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। फिर इसके बाद जो है ब्रिटिशर जो है अगस्त ऑफर लेके आए। अब देखिए अगस्त ऑफर में दोस्तों बेसिकली ब्रिटिशर ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इंडियंस के पास जो है राइट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करने का, और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। फिर इसके बाद जो है 1942 में जो हमारे पास क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर दोनों ही दोस्तों, ये जो ऑफर जो ब्रिटिशर हमारे पास जो लेके आए थे, दोनों ही ऑफर जो है फेल हो जाता है। देन इसके बाद आता है 1940 में डिमांड ऑफ टू डोमिनियन स्टेट, मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड डिमांड फॉर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जब हमारे पास अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की बात की गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है इस ऑफर को जो है रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने जो है दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की बात कही थी। अब देखिए एंड में दोस्तों 1946 में हमारे पास जो है कैबिनेट मिशन आता है, और जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है वो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो है फ्रेम किया जाता है। अब देखिए एक बार अब अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय, यानी जो हमारे पास एम एन रॉय थे, इन्होंने जो है सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का आइडिया जो है पुट फॉरवर्ड किया था। अब देखिए दोस्तों, एम एन रॉय कौन है? एम एन रॉय वही पर्सन है जिन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या जिसे हम सीपीआई बोलते हैं, सीपीआई को एस्टेब्लिश किया था हमारे पास 1925 में। ये दोस्तों एम एन रॉय ने जो हमारे पास जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1935, यानी जो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली सबसे पहले 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की थी। अब देखिए दोस्तों 1935 के बाद 1938 में जब हमारे पास जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी जो हमारे पास फ्री इंडिया का जब हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा फ्रेम किया जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है विदाउट दी आउटसाइड का जो इंटरफेरेंस है, इसके बिना जो है इसको जो है फ्रेम किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद है अगस्त ऑफर। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली जब हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब हम जो है फिर से डिस्कस करेंगे, जैसे अगस्त ऑफर क्या होता है, क्रिप्स मिशन क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में जो हम थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं कि अगस्त ऑफर क्या होता है, और जो क्रिप्स मिशन हमारे पास 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन क्या था।
अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1940 के टाइम जो है, 1940 के टाइम जो है हमारे पास वर्ल्ड वॉर सेकंड चली हुई होती है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिशर को जो है इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। बेसिकली उन्होंने जो है इंडियन के जो सोल्जर थे या हमारे जो भारत के सैनिक थे, सैनिक की जो है रिक्वायरमेंट थी, और प्लस जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें जो इन सारे चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए दोस्तों इंडियन के स्पोर्ट और जो इंडिया में जितने भी लीडर्स थे, इंडिया के लीडर्स को जो है खुश करने के लिए ब्रिटिशर जो है अगस्त ऑफर लेके आए थे। अब देखिए दोस्तों, ये अगस्त ऑफर जो है रिजेक्ट हो गया क्योंकि देखिए दोस्तों, अगस्त ऑफर इसीलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि अगस्त ऑफर में जो है, जो इंडिया था, इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों, जो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी जो है 1929 में जो हमारे पास लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा गोल जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, हमें जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो है अगस्त ऑफर भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, अगस्त ऑफर के बाद जो है क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्रिप्स मिशन आया हमारे पास, नाइनटीन 42 में आता है, और इसे जो हम जो है रिजेक्ट कर देते हैं। क्रिप्स है हमारे पास, CRIPS, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और हम जो है इसे भी रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि दोस्तों क्रिप्स मिशन में बेसिकली वही बातें कही गई थी कि इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करा दिया जाएगा जब हमारे पास वॉर कंप्लीट हो जाएगी। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वॉर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया विल बी फ्रेम्ड, यानी वॉर खत्म होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बना दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम हुई थी, जो हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946, इसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है फ्रेम किया गया था। क्योंकि देखो, जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये जो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, प्लस उस टाइम जो है मुस्लिम लीग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, इन दोनों ने जो है हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। और देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान में बेसिकली हमारे पास 3 मेंबर थे जिनका नाम था लॉरेंस थे, और एक हमारे पास क्रिप्स भी थे, और थर्ड पर्सन हमारे पास जो अलेक्जेंडर थे। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि टोटल कितने मेंबर थे। तो टोटल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 389 मेंबर थे, जिनमें से हमारे पास मेंबर फॉर ब्रिटिश इंडिया, यानी उस टाइम ऐसा एरिया जो डायरेक्टली ब्रिटिशर के अंडर है, उसमें से हमारे पास जो है 296 मेंबर इलेक्ट होके आए थे। और सेकंड है मेंबर फॉर प्रिंसली स्टेट, यानी जो उस टाइम इंडिया में जितनी प्रिंसली स्टेट थी, उनमें से जो हमारे पास 93 मेंबर इलेक्ट होके आए थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो बेसिकली 296 मेंबर थे, अब इन 296 मेंबर में जो है 4 हमारे पास जो है चीफ कमिश्नर, जो हमारे पास प्रोविंसेस थी, वहां से जो इलेक्ट होके आते थे। फोर हमारे पास जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वहां से जो इलेक्ट होके आते। अब देखिए दोस्तों, ये 4 बेसिकली जो हमारे पास चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, ये कौन कौन थी। अब देखिए, ये 4 थी दोस्तों हमारे पास। अगर मैं बात करूं, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, और इसके बाद जो है कुर्ग थी हमारे पास, और एक जो मैं यहाँ नीचे लिख रहा, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये जो हमारे पास 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। बलूचिस्तान। अब देखिए दोस्तों, जो सीट की अलॉटमेंट की जाती थी, सीट अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, यानी हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे जो है एक सीट को जो अलॉट किया जाता था। डिवीजन ऑफ अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, यानी जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हमारे पास मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। और देखिए दोस्तों, जनरल में अदर जितनी कैटेगरी रह गई, जैसे हिंदू हो गया और अदर कैटेगरीज हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ये सारी कैटेगरी जो जनरल में आती थी। और देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं
मुस्लिम असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। अब देखिए ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ये जो एक फुली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, ये जो पार्शली इलेक्टेड थी। पार्शली इलेक्टेड का मतलब कि जितने वहाँ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से जो लोग आते थे उनको जो इलेक्ट करके भेजा जाता था, और नॉमिनेटेड का मतलब है कि जो लोग हमारे पास प्रिंसली स्टेट से आते थे उनको बेसिकली वहाँ का जो हेड था या किंग था वो जो नॉमिनेट करता था। अब सेकंड पॉइंट है, मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी अगर मैं आपके साथ बात करूं जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जैसे अगर मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूं कि अगर ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं, तो देखिए दोस्तों ये मेंबर जो है हमारे पास प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी लोग होंगे उनके द्वारा जो है इलेक्ट किया जाएगा इन लोगों को, ठीक है। और उन लोगों के द्वारा देखिए दोस्तों इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इनडायरेक्टली इलेक्ट का मतलब यह है कि अब देखिए इलेक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब मीनिंग ये होता है कि जब हम अपने लीडर्स को जो है खुद इलेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पीएम ऑफ इंडिया, जब हमारे पास जो है लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो तब ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम जो है डायरेक्ट जो है जो हमारे रीजन होता है अपने रीजन या डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, और फर्दर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है आगे जाके जो हमारे पास पीएम होता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है उसको जो है इलेक्ट करते हैं या उसको जो है डिसाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जब हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं तो ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनमें जो हम जो डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं। बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनमें जितने हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ये सारे लोग जो है मिलकर जो वोटिंग करते हैं और देन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो इलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये मीनिंग होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, यानी जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे वही जो हमारे पास मेंबर होंगे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो उनको इलेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों बेसिकली उस टाइम जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सन थे इंडिया में या इंपॉर्टेंट जितने हमारे पास जो है फ्रीडम फाइटर थे वो सारे जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट थे, लेकिन महात्मा गांधी हो गया और जो है मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, ये दो ऐसे पर्सन थे जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल टाइम लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का ये टाइम था 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, और टोटल जो है 11 सेशन कंडक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। अब देखिए जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन हमारे पास जो जनवरी 24 1950 को हुआ था, और इस अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेशन जनवरी 1950 को हुआ था, और इसके बाद लिखा गया इट हाउएवर कंटिन्यूड एज ए प्रोविंशियल पार्लियामेंट फॉर ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन 1951-52। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब हमें जो है फ्रीडम मिल जाती है 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो है, तो इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को एंड कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है जब तक हमारे देश का जो है इलेक्शन नहीं होता है। अब इलेक्शन हमारे पास जो है फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन या फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे कंट्री में जो है 1951 और 52 में हुए हैं, तो 1947 से जो है 1951-52 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वर्क करती रहती है, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे पास था कि जो फाइनल सेशन है, फाइनल सेशन इसका जो 1950 में होता है, और 1950 के बाद भी दोस्तों ये कंटिन्यू रहती है। 1952 के बाद जो है बेसिकली ये जो है एज ए जो हमारे पास वर्क करती है प्रोविजनल पार्लियामेंट का वर्क करती है। अब प्रोविजनल पार्लियामेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है 1950 के बाद भी जो इंडिया के लिए जो बेसिकली जो रूल एंड रेगुलेशन थे उनको फॉर्म करने का काम जो है इसने किया, और ये काम जो इसने 1951 और 52 तक किया। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग जो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और इसको जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो बाइकआउट कर दिया गया था, और अब इसको सिर्फ जो है टोटल 211 मेंबर ने जो है इसको जो है अटेंड किया था जो हमारे पास फर्स्ट मीटिंग थी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। अब देखिए ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था
यूपीएससी के एग्जाम में जो है यहीं से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी सबसे जो हमारे पास फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग में हम जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अपॉइंट करते हैं, ये जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं। और देखिए दोस्तों, जो ओल्डेस्ट पर्सन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, ये जो दोस्तों एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास इसके बाद सेकेंड मीटिंग में जो हमारे पास जो प्रेसिडेंट बनते हैं, सेकेंड मीटिंग में हमारे पास प्रेसिडेंट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूं, और देखिए यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है कि मुस्लिम लीग बॉयकॉट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी और जो हमारे पास मुस्लिम लीग थी इनके पास कितनी सीटें थी। तो जो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जो 208 सीट थी, और अगर मैं बात करूं मुस्लिम लीग के पास जो हमारे पास 73 सीट्स थी। और देखिए जो इंडिपेंडेंट और रिमेनिंग कैंडिडेट थे हमारे पास, इंडिपेंडेंट या रिमेनिंग कैंडिडेट थे, इनके पास जो टोटल 15 सीट्स थी। ये भी दोस्तों आपको जो है याद होना चाहिए। अब देखिए जब हमारे पास सेकंड मीटिंग थी, सेकंड मीटिंग में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली जो है अपॉइंट किया था, और हमारे पास 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट का नाम जो है एच.सी. मुखर्जी था और सेकंड का नाम जो वी.टी. कृष्णमाचारी था। अब देखिए दोस्तों, थर्ड मीटिंग होती है। थर्ड मीटिंग में बेसिकली फर्स्ट मीटिंग जो हमारे पास 9 दिसंबर को जाती है, सेकंड मीटिंग हमारे पास जो 11 दिसंबर 1946 में होती है, और जो हमारे पास थर्ड मीटिंग होती है, थर्ड मीटिंग हमारे पास जो है दिसंबर 13 1946 में होती है। और इस दिन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है पेश किया जाता है, और इसको जो बेसिकली हमारे पास जो जवाहरलाल नेहरू थे जो इनके द्वारा जो है पेश किया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो प्रेजेंट किया गया था, इसका क्या मीनिंग था। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिकली हमने ये बताया था कि हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो क्या गोल्स हैं, हम जो किन किन पॉइंट्स को जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, हमारे पास सॉवरेनिटी की बात की गई, रिपब्लिक की बात की गई, डोमिनिक रिपब्लिक की बात की गई, ऐसे कुछ सारे पॉइंट थे जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो बताए गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइन इट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन, जो कि हमारे पास 1947 में आया था। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद कुछ कमेटीज होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और ये जो टोटल 8 कमेटीज होती हैं। जो मेजर कमेटी थी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बेसिकली 2 टाइप्स की कमेटी होती है, मेजर कमेटी थी और माइनर कमेटी थी। जो मेजर कमेटी थी, मेजर हमारे पास जो 8 कमेटी थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी हो गया जिसको जो है जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गया, प्रोविंशियल कमेटी हो गया जिसको जो है सरदार पटेल हेड किया करते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जो B.R. अम्बेडकर जो हेड किया करते थे। वैसे दोस्तों और भी कमेटी है, आप जो इन सारी कमेटी के बारे में पढ़ लेना। जैसे स्टेयरिंग कमेटी हो गई, स्टेयरिंग कमेटी को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी हो गई, इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हेड किया करते थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन पॉइंट्स के बाद जो एग्जामिनर आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है। और देखिए इसका जो माइनर कमेटी की बात कर लेते हैं। अब देखिए बेसिकली दोस्तों हमारे पास टोटल 13 माइनर कमेटी थी। जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ रिलेटेड कमेटी होगी, इसको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड किया करते थे। क्रेडेंशियल कमेटी होगी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसको हेड किया करते थे। हाउस कमेटी होगी, बी पिताभी रमैया सीतारमैया इसको जो हेड किया करते थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी हो गया, डॉक्टर के.एम. मुंशी इसको हेड किया करते थे। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसको हेड किया करते थे। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट हो गया, एस वर्धाचारी। और ये जो है दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास एस वर्धाचारी थे, ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये जो है इस कमेटी को जो है हेड किया करते थे। जो हमारे पास कमेटी थी एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसको जो है बी पिताभी सीतारमैया हेड किया करते थे। नेक्स्ट है एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविंसेस ऑफ द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है नीलनी रंजन जो सरकार थे इसको जो हेड किया करते थे। और ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसको जो एस के धर जो है हेड किया करते थे। नेक्स्ट है स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो जे.एल. नेहरू हेड किया करते थे। नेक्स्ट है प्रेस गैलरी कमेटी, इसको जो उषा नाथ सेन हेड किया करते हैं। नेक्स्ट है एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, इसको जो है एस वर्धाचार्य जो है
हेड किया करते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आपको ये सारी याद रखने की कौन सी कमेटी को जो किसने हेड किया है, तो आप जो है पॉइंट्स बना के लिखिए। सबसे पहले आप जो है सारी कमेटी को एक साथ लिखिए, जिनको जो है राजेंद्र प्रसाद जो हेड किया करते, जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी हो गया, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बी पी था भी सीताराम भैया, इन्होंने जो दो कमेटी को हेड किया, जैसे हाउस कमेटी हो गई, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हो गया, इन सारी कमेटी को जो इन्होंने हेड किया है। वैसे ही दोस्तों जो हमारे पास एस वर्धाचार्य हैं, एस वर्धाचार्य ने भी जो दो कमेटी को हेड किया, जैसे एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप हो गया और एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट हो गया। इन दो कमेटी को जो है एस वर्धाचार्य ने जो है हमारे पास हेड किया है। ऐसे ही दोस्तों आप जो है सारी कमेटीज़ को जो है याद रखेंगे, कौन सी कमेटी को जो है किस पर्सन ने जो हेड किया था, या कौन सी कमेटी का जो है कौन सा पर्सन जो है हेड था। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। अब इसमें जो फर्दर पॉइंट ऐड किया है, अमंग ऑल द कमेटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वर द ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसमें जो टोटल हमारे पास 7 मेंबर्स थे। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी को जो सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी को जो सेटअप किया गया था। आप देखिए दोस्तों, देख सकते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी बेसिकली जो हमारे पास इंडिपेंडेंस जब हमें मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो हमने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को जो सेटअप किया था। अब देखिए दोस्तों, इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे, इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया 7 मेंबर थे। और देखिए दोस्तों, ये जो ओरिजिनल पिक्चर ली गई है, जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे उनकी जो है ओरिजिनल पिक्चर है, इसलिए दोस्तों ये पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है। अब देखिए इसमें जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, एन गोपाल स्वामी अनायगर हो गए, और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, डॉक्टर के एम मुंशी हो गए, सैयद मोहम्मद सदुल्ला हो गए, और नेक्स्ट जो हमारे पास एन माधवराव हो गए। अब देखिए जो एन माधवराव थे, इन्होंने जो बी एल मित्र को जो है रिप्लेस किया गया था। और नेक्स्ट हमारे पास टी टी कृष्णमाचारी हो गए, इन्होंने जो है डी पी खेतान को जो है रिप्लेस किया था, क्योंकि डी पी खेतान की जो है डेथ हो गई थी 1948 में। तो ये दोस्तों हमारे पास टोटल 7 मेंबर थे। और देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल फॉर द वेरियस कमेटी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। अब देखिए दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी इसने जो बेसिकली 3 ड्राफ्ट प्रिपेयर किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो फर्स्ट ड्राफ्ट को जो है इसने जो है फरवरी 1948 में जो पब्लिश कर दिया था, और इस ड्राफ्ट में दोस्तों टोटल 8 मंथ की डिस्कशन हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ए सेकंड ड्राफ्ट विच वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। फर्स्ट ड्राफ्ट जो हमारे पास फरवरी 1948 में आया था, इसके बाद जो सेकंड ड्राफ्ट हमारे पास अक्टूबर 1948 में आया था। और नेक्स्ट पॉइंट है द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट इन ऑल ड्राफ्टिंग कमेटी सेट ओनली फॉर 141 डेज। अब देखिए दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिकली ये काम था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ड्राफ्ट करना, और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो इन्होंने जो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ 3 ड्राफ्ट तैयार किए थे। फर्स्ट जो है फरवरी 1948 में आया था, और सेकंड हमारे पास अक्टूबर 1948 में आया था। और देखिए दोस्तों, जो टोटल जो इन्होंने ड्राफ्ट के काम को करने के लिए जो टोटल टाइम लिया था, टोटल टाइम इन्होंने जो है 141 डेज को जो है लिया था। और नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। अब देखिए ये पॉइंट हमारे जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है असेंबली वॉज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी फ्री टू एब्रोगेट एंड अल्टर एनी लॉ, यानी जो हमारे पास असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। अब देखिए फुली सॉवरेन बॉडी का मीनिंग ये है कि फुली सॉवरेन बॉडी बनने के बाद जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जितने भी लॉ जो हमारे पास जो ब्रिटिशर या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में लेके आई थी, अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उन सारे लॉ को जो अल्टर या चेंज कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 2 सेपरेट फंक्शन वाज असाइन टू द असेंबली परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डे, लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जीवी मावलांकर एंड कॉन्स्टिट्यूट बॉडी चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट का क्या मीनिंग है। इस पॉइंट का मीनिंग यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो बेसिकली 2 फंक्शन जो है दिए गए। एक फंक्शन था, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है 2 फंक्शन दिए गए। एक फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, या और जो सेकंड फंक्शन था हमारे पास, सेकंड फंक्शन था एज ए कॉन्स्टिट्यूट बॉडी। अब देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या मीनिंग है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मीनिंग ये है कि जो हमारे पास इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बेसिकली राइट दिया गया कि आप जो है
लेजिस्लेटिव एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह वर्क करिए, यानी आप जो है रूल रेगुलेशन एंड लॉ बनाइए फ्री इंडिया के लिए, और प्लस दूसरा वर्क जो उसे पहले ही दिया गया था कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ्रेम करिए इंडिया के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब जो है इसको जो है दो काम दिए गए, एक जो है दो रोल दिए गए, एक जो है ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी वर्क कर रही थी और सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह भी वर्क कर रही थी। अब देखिए जो हमारे पास लेजिस्लेटिव बॉडी थी इसको जो चेयर कर रहे थे हमारे पास जीवी मावलांकर, और जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट बॉडी थी इसको जो चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर टोटल स्ट्रेंथ केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। अब देखिए दोस्तों 1947 में जो इंडिया का जो पार्टीशन कर दिया था, अब पार्टीशन करने के बाद जितने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे जो कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहां से इलेक्ट होके आए थे, वे सारे जो है पाकिस्तान में जो है चले जाते हैं। और अब जो है टोटल स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो गई थी 389 से, जो है टोटल स्ट्रेंथ जो हमारे पास 299 ही बच गई थी हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब ये पॉइंट दोस्तों जितने भी यहाँ तक मैंने 6 पॉइंट ऐड किए हैं ये सारे 6 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड है रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949, यानी जो इंडिया की जो मेंबरशिप थी इसको जो है रेटिफाई कर दिया गया। नेक्स्ट है अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, और नेशनल सॉन्ग को जो दोस्तों में सेम ही डे 24 जनवरी 1950 को जो अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। और देखिए 24 जनवरी को 1950 को जो नेशनल वोटिंग राइट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है इलेक्ट किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। द प्रेम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड टू अलाइन विद फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो प्रेम्बल था, प्रेम्बल को हमारे पास जो है हमने जो है प्रेम्बल देखिए बेसिकली दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और प्रेम्बल को जब हमने जो है एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इनेक्ट कर दिया था, सबसे एंड में जो हमने जो प्रेम्बल को जो इनेक्ट किया था। और देखिए जो हमारे पास प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल को हम फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेन प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल। और फिर इसके बाद है दोस्तों ऑन 26 जनवरी एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट को लेकर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। ये इस वाले पॉइंट में बताया गया जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 26 नवंबर 1949 इस डेट को जो है हमने जो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट कर लिया था। अब देखिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उस टाइम दोस्तों हमारे पास जो है मीटिंगें चल रही थी, और बेसिकली अगर मैं दोस्तों बात करूं उस टाइम जो हमारे पास 284 पर्सन थे, 284 मेंबर्स थे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। इन्होंने जो है रेटिफाइड या इन्होंने जो है साइन किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 26 नवंबर 1949 को। और देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो जिनको जो है 26 नवंबर 1949 को जो है वो प्रोविजन जो है लागू हो गए थे। लेकिन दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट कर दिया, लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब से हुआ। अब देखिए दोस्तों डिफरेंस है दोनों बातों में। ऊपर वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हमने जो है नवंबर से जो है 2 महीने बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो हमने जो है लागू किया है। और इसीलिए दोस्तों हम 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों बेसिकली क्या रीज़न था कि 26 जनवरी को जो हमने जो है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू किया। इसका रीज़न यह था कि इन 1930 पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड एट लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए लाहौर सेशन हुआ था 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इस सेशन में जो हमने जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, और इस सेशन में दोस्तों हमने ये डिक्लेयर कर दिया था, या हमने जो है ये डिसाइड कर दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब भी फ्रेम हो, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू जो है जनवरी 26 इसी डेट को जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू करेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमने जो है डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अब देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट बेसिकली आपका जो मेंस का एग्जाम है, एलाइड का मेंस का एग्जाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलाइड के मेन एग्जाम में आपसे जो है पूछ सकता है कि क्या क्रिटिसिज्म थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, या किन बेसिस पे जो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो फर्स्ट था नॉन रिप्रेजेंटेटिव कंपोजिशन, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी ये दोस्तों मैंने आपके साथ पहले ही पॉइंट डिस्कस कर लिया कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इसके जो जितने मेंबर थे उनको जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, 82% सीट ऑफ असेंबली वर हेल्ड बाय द आईएनसी। यानी जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो हमारे पास टोटल सीट थी 389 सीट्स में जो 82% सीट हमारे पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास ही थी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन एंड स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो अन इंडियन है, और देखिए दोस्तों इस सेकंड वाले पार्ट का मीनिंग है स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने बहुत सारे प्रोविजन जो है वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिए हैं, इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है एज ए स्लेब की तरह बन गया है हमारे पास वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। अब देखिए दोस्तों बेसिकली हमने जो है 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ का और 18 डेज का जो है टोटल टाइम लिया था। यानी हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत ही लंबा टाइम जो है ले लिया था। नेक्स्ट है एलिफेंटे साइज एंड कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज। अब देखिए एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी इसका जो बहुत ही बड़ा साइज था, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया या फ्रेम किया, तो इसमें जिस लैंग्वेज का यूज़ किया है वो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज है। और देखिए दोस्तों अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो कंपैरिजन किया जाए, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों रीड करने में बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका दोस्तों मेन रीज़न ये है क्योंकि इंडिया में उस टाइम जो जितने भी लॉयर्स थे या हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो है मेंबर थे, मैक्सिमम उनमें से लॉयर्स थे। और देखिए दोस्तों लॉयर्स ने जो है अपनी लैंग्वेज में, जो उनकी जो है जुडिशरी की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कोडिफाई किया, इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में थोड़ा टफ है। नेक्स्ट पॉइंट है अन गांधीयन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो नॉट साइडलाइन कंप्लीटली। अब देखिए दोस्तों जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो बेसिकली ये बात चली थी कि जिस तरीके से जो है गांधी जी ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न ऐड होनी चाहिए, हम उन सारे प्रोविज़न को ऐड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, हमने जो कुछ प्रोविज़न ऐड किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, गांधी जी ने बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जो देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो अभी तक ऐड नहीं किया है गया है। इसीलिए दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो अनगांधीयन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 और अमेंडेड वर्जन ऑफ 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। यानी जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारे पास कार्बन कॉपी है, जो हमारे पास एक्ट आया था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। अब देखिए दोस्तों हम ये देखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमने कहाँ से जो है कौन सी चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे जो हमने जो है मैक्सिमम प्रोविजन जो हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से लिया है। इसीलिए दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 भी कहा जाता है। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको जो आज की वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। और दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जितने पॉइंट्स किए हैं आप जो है इन पॉइंट्स को जो अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, या अगर दोस्तों आपको जो है PDF चाहिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की कि अगर आपको PDF चाहिए इस टॉपिक का तो आप जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन करिए, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जो आप जो है इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप जो है डाउट को जो है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है बना वहाँ पे पूछ सकते हैं, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं दोस्तों अपने डाउट्स को। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको वीडियो अब अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द पॉलिटिक की नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।